कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का। और चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले हमने एक वीडियो किया था इस चैप्टर के ऊपर, जहाँ पर इस टॉपिक के पहले तक हमने पढ़ा था और फ्रेडरिक सोरियू के इमेज के बारे में कुछ हमने जाना था और उससे रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी थी। और ये वीडियो है वीडियो नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हम इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं और नेशन का आइडिया कहाँ से आया ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत की गई है, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। देखिए जो फर्स्ट आइडिया था या फिर फर्स्ट भावना थी नेशनलिज्म की, वो सबसे पहले आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट। जो फ्रांस था, अगर आप पिछले साल का याद होगा क्लास 9th का, तो उस समय वो एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था। 1789 तक वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी कि वहाँ पर राजतंत्र चलता था, जहाँ पर राजतंत्र के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। देखिए जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उसने सोवरेनिटी को ट्रांसफर कर दिया मोनार्की के हाथों में से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक बॉडी के हाथों में। यानी कि पूरी सत्ता को पहले मोनार्की चलाती थी, लेकिन अब फ्रेंच सिटीजन द्वारा चुनी गई एक बॉडी पूरी सत्ता को चलाएगी, सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो देखिए जो रिवॉल्यूशन था उससे ये भावना सामने आई, या फिर उसने ये भावना सामने रखा कि देखिए अंत में जो लोग हैं वो इस देश को चलाएंगे और इस देश की आगे की डेस्टिनी को तय करेंगे। वो कैसे? क्योंकि जो बॉडी थी उसे पीपल चुनते हैं और पीपल भी उन्हीं में से चुने हुए लोग आगे चलकर रूल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। From the very beginning, French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। तो देखिए किसी भी देश को एक आइडेंटिटी के रूप में सोचने के लिए सबसे पहले उसे एक आइडेंटिटी जरूरी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम आइडेंटिटी लेकर चलते हैं इंडियन, लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें तो हम अलग अलग स्टेट से आते हैं। कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरल से आता है, कोई आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आता है, कोई आपको जम्मू कश्मीर से आता है। तो इनके बीच में एक इक्वल आइडेंटिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताकि वो एक साथ सोच सके और एक ग्रुप में रह सके। बिल्कुल उस तरीके से जो फ्रांस के लोग थे जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमें एक देश को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फ्रेंच पीपल के बीच में, ताकि वो एक ग्रुप में होकर सोच सके, एक दूसरे का अपना मान सके एक दूसरे को। तो इसलिए उन्होंने ला पैट्री यानी कि द फादरलैंड और ली सिटोयन द सिटीजन के आइडिया को सामने रखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ला पैट्री, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो हम भारत माता की बात करते हैं, तो भारत माता हम मानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो हमारी माँ है। बिल्कुल उसी तरीके से जो फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने फ्रांस को अपना पिता कहा, यानी जो हमारा देश है फ्रांस वो फादरलैंड है हमारे लिए, ला पैट्री उसे कहा जाता है। और हम सब क्या हैं? हम ली सिटोयन हैं, हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। और इस चीज़ को इम्फेसाइज इसलिए किया गया ताकि एक यूनाइटेड कम्युनिटी की भावना आ सके लोगों के बीच में, जहाँ पर सभी लोग इक्वल राइट्स यानी बराबर राइट्स, बराबर अधिकार को क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर उन्हें मिला हुआ है बराबर अधिकार। और ये दिया गया है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई एक राजा है जिसने सभी लोगों को कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, उस तरह से नहीं। सभी लोग जो है वो इक्वल हैं, उन्हें इक्वल राइट्स मिले हुए हैं और वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रहते हैं। और वो क्या है? वो कंट्री के सिटीजन है और कंट्री क्या है? उनका फादरलैंड है। और इसके बाद इसके साथ ही एक नया फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, यानी कि फ्रेंच फ्लैग जो था वो 3 कलरों में था, इसे चूज किया गया रिप्लेस करने के लिए। जो पुराना रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस करने के लिए। और इसके बाद द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली।
और इसके बाद नए हाइम्स बनाए गए, यानी कि नए गाने लिखे गए, नए पोएम्स लिखे गए, क्या कहते हैं, ओथ लिए गए, यानी क्या कहते हैं हम वादे कर सकते हैं। और एंड मैट्रीज कमेमोरेटेड शायद मैं यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ रहा हूँ, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। तो ये सभी चीज़ें क्यों की गई, ताकि देश का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आ सके। तो क्या क्या किया गया, पहले सबसे पहले फादरलैंड और सिटीजन का आइडियोलॉजी सामने रखा गया कि देश हमारा फादरलैंड है और हम सभी वहाँ के सिटीजन हैं। इसके बाद नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर उसका नाम था, और जिसने रॉयल फ्लैग को रिमूव किया। इसके बाद एक स्टेट जनरल बनाया गया, जहां पर जो लीडर्स थे वो एक्टिव सिटीजन के बॉडी द्वारा चुने गए थे, और इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। इसके बाद नए नए गाने बनाए गए, सभी लोगों ने ओथ लिए, और जितने भी मैटर्स थे उनको कमेमोरेटेड किया गया, और ये सभी चीज़ें की गई देश के नाम पर, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। इसके बाद a centralized administration system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। इसके बाद एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, और इसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए सभी सिटीजन्स के लिए जो कि उसके टेरिटरी में रहते थे, यानी कि सभी सिटीजन अब इक्वल होंगे, उनके ऊपर बराबर नियम कानून लागू होंगे, और ये सभी जो सरकार है उसके द्वारा लागू किए जाएंगे। लेकिन जो पहले मोनार्की थी उसमें ऐसा नहीं होता था, कुछ लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, कुछ लोगों को कम अहमियत दी जाती थी, और ये चीज़ें भी इसलिए की गई ताकि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आ सके। और इसके बाद कई और चीज़ें की गई, जैसे इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उन्हें एबॉलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ क्या, तो देखिए जो फ्रांस था उसमें कई सारे पार्ट्स थे, वहाँ पर अलग अलग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, और इन सभी को रिमूव कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। और इसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को एडॉप्ट किया गया। तो अगर आपने क्लास 9th फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग वेट और मेजर्स को यूज़ किया जाता था। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ देने पड़ते थे। ये सभी चीज़ें आप क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं अभी भी जाकर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस वाज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो देखिए ये भी बात थी कि फ्रांस जो था उसमें अलग अलग लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे, और अलग अलग एक लैंग्वेज में भी कई तरह के बोलचाल होते थे। उन सभी को डिस्करेज किया गया, यानी उन्हें दबाने की कोशिश की गई, और फ्रेंच जो कि पेरिस के आसपास बोली जाती थी उसे नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और नेशन का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो ये सभी चीज़ें की गई ताकि लोगों में कॉमन आइडेंटिटी आ सके, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ आप चाहें तो इसे लिस्ट के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आपको आंसर करना आसान होगा। तो क्या यहाँ पर देखिए पहला क्या है, पहला यहाँ पर द फादरलैंड और द सिटीजन, इसके बाद दूसरा यहाँ पर फ्रेंच फ्लैग, और तीसरा क्या स्टेट जनरल जिसका नाम क्या रखा गया नेशनल असेंबली। उसके बाद चौथा क्या गाने बनाए गए, ओथ लिए गए, और इसके बाद पांचवा क्या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया जिसने सभी के लिए बराबर अधिकार रखे। छठा क्या इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दिए गए और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर एडॉप्ट किया गया। सातवां का रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज किए गए और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते, उसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच में कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए क्या किया गया, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसे टिक लगा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words, to help other people of Europe to become nations। तो देखिए जो रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया था और फ्रांस को एक क्या कहते हैं नेशन स्टेट बनाया था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये उनका मिशन है या फिर फ्रांस के लोगों का मिशन है और उनकी डेस्टिनी है कि वो यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनको राजतंत्र से मुक्त कराएं, डेस्पोटिज्म से मुक्त कराएं और उनको नेशन बनने में मदद करें। जैसे फ्रेंच जो है वो
जर्मनी को मदद करेगा या फिर दूसरे देशों को मदद करेगा ताकि वो एक नेशन स्टेट बन सके। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो देखिए जो आइडिया थी, जो इवेंट्स हुए फ्रांस में, उनके बारे में जानकारी जब यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। अब जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। और उनकी जो एक्टिविटीज थी या फिर उनके जो कैंपेन थे वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी बने उनका भी देश, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज थी और उनके जो कैंपेन्स थे उन्हें फ्रेंच आर्मीज को मदद की ताकि वो कब्जा कर सके दूसरे देशों को। जैसे उन्होंने हॉलैंड को कब्जा कर लिया फ्रेंच आर्मी ने, बेल्जियम पर अटैक कर दिया, स्विट्जरलैंड पर अटैक किया और इटली के ज्यादातर हिस्सों को कब्जा कर लिया था 1790s के दौरान में। और इसके साथ ही जो रिवॉल्यूशनरी वार शुरू हुए, जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया दूसरे देशों में पहुंचाया और वो अपने साथ ले गए और वहां के लोगों को इस बात की जानकारी हुई। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ देखिए इमेज उस समय का 1815 में क्या इमेज था, क्या स्थिति यूरोप की, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये क्यों दिखाया गया इसको हम आगे देख लेंगे। इसका रीज़न ये है कि नेपोलियन 1814 में हार गया था, इसके बाद वियना की संधि हुई थी, उसके बाद का ये इमेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, सॉरी यहाँ पर लगता है कुछ छूट गया है। नहीं, यहीं से आगे बढ़ते हैं हम। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के चैप्टर 1 में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 1804 में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था फ्रांस के, और जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं नेशनल असेंबली थी उसे भंग कर दिया और लोगों द्वारा चुने जाने की जो प्रोसेस थी यानी जो डेमोक्रेसी थी उसे समाप्त कर दिया। और जब वो सत्ता में आया तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे फ्रांस में। उसको फिर जब उसने दूसरे टेरिटरीज को कब्जा किया यूरोप के तो वहाँ पर भी लागू किया। Though a return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but its administrative field. He has incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो देखिए मोनार्की वापस आने से यानी कि नेपोलियन के राजा बन जाने से यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर उसने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए थे ताकि जो पूरा सिस्टम है वो ज़्यादा रैशनल बन सके और ज़्यादा एफिशिएंट बन सके और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सके। तो देखिए जो सिविल कोड ऑफ 1804, क्या सिविल कोड ऑफ 1804 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लें, इसे याद कर लें, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, जिसे कि कहा जाता है नेपोलियन कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड। तो देखिए इसमें इस कोड के अनुसार जितने भी प्रिविलेजेस प्राप्त थे लोगों को बर्थ के आधार पर और उसे छीन लिया गया और इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, इस तरह का सिस्टम उसने लागू किया। और राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार को उसने क्या कह सकते हैं सिक्योर किया यानी कि लागू किया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो देखिए इस चीज को लागू करने के बाद फ्रेंच कंट्रोल में जितने एरियाज थे यानी फ्रांस के अलावा वहां पर भी एक्सपोर्ट किया गया और वहां पर भी इन चीजों को लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीज, मैं इसे नीचे कर देता हूँ।
Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns, to guild restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasant, artisan, workers, new businessmen enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो रिफॉर्म्स उसने किए थे आपके फ्रांस में, उसको फिर आगे चलकर दूसरे देशों में भी लागू किया जहाँ पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था। तो वहाँ पर जैसे कि जर्मनी, इटली, डच, स्विट्जरलैंड में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और पेजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से रिमूव कर दिया। यानी कि पेजेंट्स को कुछ पैसे देने होते थे सरकार को या फिर लोगों को, उसको उसने ख़त्म कर दिया। टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव कर दिया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। और इसके बाद पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर जो जितने बिजनेसमैन थे वो इस आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा आज़ादी मिल चुकी है। तो इसके बाद बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट्स and measures, a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो जितने भी बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे किसी भी प्रोडक्ट के, उन्हें ये समझ आ गया कि देखिए जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, स्टैंडर्ड वेट्स हैं और मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी, उन्हें प्रोडक्ट को एक जगह से मूव कराने में और एक्सचेंज करने में, यानी कि बेचने में या फिर खरीदने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी एक रीजन से दूसरे रीजन में, इन चीज़ों की वजह से। हाउएवर इन द एरिया कंकर्ड द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। तो लेकिन जिन एरियाज़ को फ्रेंच लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था नेपोलियन के रूल में, वहाँ पर जो लोगों का क्या कहते हैं भावनाएं थी वो मिक्स थी, यानी उनके जो रिएक्शन थे वो मिक्स थे। इनिशियली बहुत सारे लोगों पर, जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में और एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वर्षा, जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्हें वेलकम किया गया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी के क्या कहते हैं प्रोवाइड कराने वाले लोगों के रूप में उन्हें स्वागत किया गया। लेकिन जो इनिशियल एंथुसियाज्म था, यानी फ्रेंच लोगों के प्रति उनकी जो आस्था थी या फिर भावनाएं थी, वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल उल्टी हो गई, बिल्कुल विरोध हो गई। उसका रीज़न ये था कि ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए हैं या फिर अरेंजमेंट किए गए हैं, ये डिड नॉट गो इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट या फिर फ्रीडम लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ में नहीं आती है। इसके साथ ही टैक्स जो था उसे इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई और इसके बाद फोर्स conscription into French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantage of administrative changes। तो देखिए, तो लोगों को ये लगने लगा कि देखिए हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे मिल रहे हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं आते हैं। उसका रीज़न ये है कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लोगों पर लगा दी गई, कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता है अपनी मर्जी के अनुसार, और इसके फ्रेंच आर्मीज जो थी उसमें ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी क्योंकि पूरे यूरोप को कब्जा करना बाकी था और दूसरे जगहों पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था वहाँ पर भेजने के लिए। तो ये सभी जो चीज़ थी वो दूसरे तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दी जा रही थी या फिर एडवांटेज हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी और लोग इससे उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन को दिखाया गया है, नेपोलियन जो है वो अपने ये जो चिट्ठियाँ उसके पीठ से गिर रही है वो कुछ रीजंस के नाम है जिन रीजंस को वो हार चुका है युद्ध में और वो अब उन पर उसका अधिकार नहीं है। तो यहाँ देखिए टॉपिक नंबर 2 है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसका क्या योगदान था नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।